लेकिन हमारा इतिहास बहुत महान था, बहुत अच्छा था, और उसको कुछ राजनीतिक सत्ताधारियों ने अपने स्वार्थ के लिए उस पे समय समय पे बदलाव कर दिए, एक बिल्कुल नया नैरेटिव बदल दिया, तो भी आज की पीढ़ी को उनके चेहरों से नकाब उतरने की या नकाब उतार करके उनके असली चेहरों को दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। भारत 1947 को तथाकथित तौर पे आजाद हुआ, तो पहला झूठ यहां से शुरू होता है कि भारत को आजादी नहीं मिली। भारत को आजादी नहीं मिली, बल्कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो हुआ है उसे हमने आजादी कही। तो आजादी और ट्रांसफर ऑफ पावर में फर्क होता है। लेकिन 1947 से लेके 1950 के बीच में संविधान बनने की प्रक्रिया हुई। संविधान सभा की बहुत सारी बहसें हुई, लेकिन वो बहस ऐसी की ऐसी हमारे आर्काइव्स में रखी हुई है। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर उस वक्त जो लोग बैठे थे, उन्होंने उन डिबेट्स को कभी सार्वजनिक नहीं होने दिया और एक खास नैरेटिव को आगे किया और उसी को देश के जनमानस के सामने रखा, जिसके चलते उस वक्त किसी भी मुद्दे पे संविधान सभा के, चाहे वो अयंगर जी हो, गोपाल जी हो, B.R. अम्बेडकर जी हो, ये तमाम सब लोगों की किसी एक मुद्दे पे क्या राय थी, उनका क्या तर्क था, क्या उनकी लॉजिक थी, वो अगेंस्ट में थे या उसके प्रो में थे, ये तमाम सारी चीजें कभी आई नहीं। और कहा कि ये संविधान बन गया। तो 1950 में जब संविधान बना, तो आपको पता होगा कि 1947 में जब भारत तथाकथित तौर पे आजाद हुआ, तो सरदार पटेल को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि इस देश में 562 रियासतें जो आजाद, जिसे अंग्रेजों ने आजाद कर दिया था, उनका एकीकरण करना था। यह बात हो सकता है आप लोग सुनते रहे हो बीच बीच में। उस एकीकरण के दौर में जवाहरलाल नेहरू साहब ने, सरदार पटेल जो उस वक्त भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने पूरे देश की रियासतों को एक करने की जिम्मेदारी तो सरदार पटेल को दी। लेकिन वो कौन से कारण थे? क्या उनके हिडन एजेंडा थे? क्या कश्मीर के लोगों से, कश्मीर के नेताओं से उनके जायज या नाजायज क्या संबंध थे? किन मजबूरियों के चलते उन्होंने ये कहा? ये शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। कोई ऐसी मजबूरी थी जो वो छुपाना चाहते थे, बताना नहीं चाहते थे, सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते थे, जिसके चलते सरदार पटेल को इस एकीकरण के पूरे प्रोसेस में जम्मू कश्मीर को उनसे अलग रखा गया। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की तरह ही भारत के दक्खन में एक राज्य था। उस हैदराबाद को उस वक्त का निजाम पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, लेकिन उसके उस मंसूबे को सरदार पटेल ने पहले उसे प्यार से समझाया, उसकी बात मानी। उसको लगा कि भारत इस समय कमजोर स्थिति में है, नया नया आजाद हुआ है, गांधी जी पहले ही इस देश में ऐसी भूमिका बना गए हैं, और जो तथाकथित एक विजनरी प्रधानमंत्री थे, उनकी कुछ अपनी कमजोरियां थी, लिहाजा वो बहुत ज्यादा चीजों को उस तरीके से नहीं देखना चाहते थे। तो निजाम ने जब बहुत 3-5 करना शुरू की, तो उस वक्त सरदार पटेल ने एक ऑपरेशन पोलो किया, और उस ऑपरेशन पोलो के तहत जिस भारत की सेना के खिलाफ हैदराबाद के निजाम ने 1 लाख लोगों की, रजाकारों की फौज बनाई। ये रजाकार कहते हैं
वो फौज जो उस वक्त के निजाम की सत्ता को बरकरार रखना चाहती थी और हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। कासिम रिजवी ने जिस तरीके से यह सब किया, वो MIM जिस पार्टी का आज एक नेता लोकसभा में है, जो भारत के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, भारत की सभ्यता, परंपराओं, मूल आदर्शों के खिलाफ जब चाहे जब जहर उगलता है। ये इसी के वंशज, इसी के पूर्वज थे जो MIM जिन्होंने बनाई थी। लेकिन सरदार पटेल ने बहुत ज्यादा नहीं सुना और ऑपरेशन पोलो किया और उसके तहत में रजाकारों की तबीयत से पिटाई की और इस कासिम रिजवी को गिरफ्तार करके जेल में डाला और तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया और भारतीय फौज ने हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया और भारत में उसका पूर्णतः विलय कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति नहीं थी। तो जम्मू कश्मीर के नेता जो बहुत बौने थे, अगर आज की एक ऐसी भाषा जिसे मैं कम इस्तेमाल करता हूं, लेकिन कभी कभी सही मंजर और सही पिक्चर और सही चरित्र के लिए आपको वो आम भाषा में बात कहनी पड़ती है जिसे आम जनमानस समझ सके। ये बाजारू, ये सड़क छाप, मोहल्ले के गुंडे की मानसिकता के नेता, ये शेख अब्दुल्ला, ये बख्शी गुलाम मोहम्मद, ये तमाम सारे नेता जिस सड़क छाप तरीके से भारत की सत्ता को डरा रहे थे, क्या वजह थी कि भारत की सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोगों ने उस ब्लैकमेलिंग के सामने सब कुछ अपने आप को समर्पित कर दिया। तो संविधान बना और संविधान बनते वक्त, जिस वक्त ये शेख अब्दुल्ला जैसा फ्रॉड, जिसको भारत की जेलों में 15-16 साल तक भारत की सेडिशन यानी गद्दारी के मुकदमे में इसको रखा, जेल में बंद किया, ये आया दिल्ली, इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हमें विशेष रियायतें चाहिए कश्मीर को, क्योंकि कश्मीर जो है उसने भारत में विलय के वक्त कुछ अपनी शर्तें रखी थी और उन शर्तों के साथ ही हमें वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो कौन लोग थे जिन्होंने इन शर्तों को माना था और मान लिया था, तो वो कैसी शर्तें थी? तो आज की पीढ़ी को ये शर्तें पता चलनी चाहिए कि हमने किन शर्तों के सामने हमने इन बौने सड़क छाप मवालियों के सामने घुटने टेक दिए। ये जम्मू कश्मीर में एक विशेष धारा चाहते थे, जिस धारा को यह देश 1950 से लेकर के 5 अगस्त 2019 तक धारा 370 के नाम से जानता था। यह धारा 370 जम्मू कश्मीर में भारत को, भारत की सेना को आने से रोकती थी। यानी भारतीय सत्ता के जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उसे लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली आने से रोकती थी। जैसे भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, भारत की संसद जम्मू कश्मीर में नियम नहीं बना सकती, कानून नहीं पास करती, न्यायपालिका का दखल नहीं होगा, चुनाव आयोग का दखल नहीं होगा, एंटी करप्शन लॉ का दखल नहीं होगा। और कमाल की बात देखिए कि 15 साल पहले, 20 साल पहले एक कानून पास हुआ, मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, यह भी कानून वहां लागू नहीं था। तो यह धारा 370 ने भारत की धरती पर भारत के पैसे से पलने वाले एक राज्य को, जो कि पूरे देश में एक मुस्लिम बहुल राज्य था, संविधान का उल्लंघन करते हुए, संविधान की तमाम प्रावधानों को ताक पे रखते हुए उस वक्त के बौने लीडर ने जम्मू कश्मीर को भारत की धरती पर टू नेशन थ्योरी, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना था, एक मिनी पाकिस्तान भारत की धरती पे क्रिएट कर दिया।
सेकुलर रिपब्लिक भारत की धरती पर जम्मू कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट बना, जिसका संविधान भी अलग था, जिसका झंडा भी अलग था, जिसकी विधानसभा का टर्म भी अलग था, जिसके यहां मुख्यमंत्री नहीं कहलाता था, वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर कहलाता था, जिसके सारे नियम थे। यहां पूरे देश में आईपीसी थी, वहां आईपीसी नहीं थी, वहां रघुवीर पैनल कोर्ट कहलाता था। अब आप सोचिए कि इस परिस्थिति में हम पिछले 70 सालों से हमारी हर पार्टी के नेता ने, चाहे वो सेकुलर हो, चाहे अल्ट्रा नेशनलिस्ट हो,